नए तरीके से शुरू किया ना। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैप टू लेक्चर 115। ये रिकॉर्डिंग वैसे भी अवेलेबल होगी। अच्छा जी, डेफिनेशन है रिलेटिव्स की। ये मैं निकाल रहा हूँ चैप्टर 5 में ना डेफिनेशन है रिलेटिव्स की, पेज 59 पे। इसमें एक चीज़ है, एन एंसेस्टर, अ डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट और एन अडॉप्टेड चाइल्ड। इसको ना ऐसे कर लें, फिर उसके बाद समझिएगा, पहले समझ लें। ऑफ द इंडिविजुअल और ऑफ द बीवी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि इसके अपने दादा वगैरह भी और इसकी बीवी के दादा वगैरह भी, बीवी के माँ बाप भी, सास ससुर भी, ये सारे रिलेटिव्स में आएंगे। तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। तो वो पहले जिस तरह सर में बुलेट लगे हुए थे, देखने में शायद लग रहा था कि अडॉप्टेड चाइल्ड हो इंडिविजुअल और उसकी बीवी का, लेकिन अब हमने थोड़ी सी एक्सपैंड कर ली डेफिनेशन। अब क्या हो गया? एंसेस्टर ऑफ, बोले ना जल्दी, एंसेस्टर ऑफ इंडिविजुअल या उसकी बीवी का एंसेस्टर, डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल या उसकी बीवी का, अडॉप्टेड चाइल्ड या उसका या उसकी बीवी का। क्लियर? डन? ओके। तो ये थोड़ा सा इसको इस तरह लिख लें जिस तरह मैंने आपको बताया, ये, और बाकी लोग तस्वीर खींच लें जिनके पास बुक नहीं है। आवाज़ सही नहीं आ रही, तो जिनको आवाज़ सही नहीं आ रही वो फिर ऑनलाइन ले लीजिएगा लेक्चर बाद में। जिनको आवाज़ सही आ रही है वो बता दें। आप बता दें, अब तो नहीं डबल आ रही ना? अब सही आ रही है? जी अब तो सही हो जानी चाहिए। चलें जी, 2 स्टूडेंट्स ने कंफर्म कर दिया सही हो गया। आगे चलें जी। अच्छा जी, सेल्स टैक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, वो है, आई कैप ने किताब में तो नहीं डाला हुआ, लेकिन एक दो दफ़ा आई कैप ने सोल्यूशन में डाला हुआ है, तो उसको मैं डिस्कस करता हूँ। निकालें ज़रा पेज 605 पे आंसर 3। ये ज़रा जमा करें, टैक्सेबल लोकल सेल और ज़ीरो रेट सेल, एग्जेम्प्ट को नहीं। 84500 का लें 50%, 42250। जी वॉइस इशू एक स्टूडेंट को आया, बाकी को तो नहीं आ रहा। चलें ठीक है, ये फिर आप ऑनलाइन में मीटिंग ले लीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग ले लीजिएगा, आप अपलोड कर देंगे उस पर। फिर कोई क्वेश्चन हुआ तो आपका मैं थोड़ी देर बाद इसको एड्रेस कर लूँगा, फिर रात तक किसी टाइम। अच्छा जी, आपने एग्जेम्प्ट सेल को नहीं पकड़ना, आपने पकड़ना है, अब देखें शायद अब इशू रिजॉल्व हो जाए। अब शायद मेरे ख्याल से परमानेंट बेस पे इशू रिजॉल्व हो गया हो। जी बता दें ऑनलाइन वाले। जी हो गया है,
नहीं नहीं, अच्छा तो आपने करना ये है कि टैक्सेबल सेल और जीरो रेट सेल को जमा करना है। जमा करने के ये कोई इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कोई आता भी नहीं। टैक्सेबल सेल और जीरो रेट सेल को जमा किया करना है हर न्यूमेरिकल में। इसका ले लिया करना है आधा। आधा लेने के बाद अब आप एक रूल देखें। रूल ये है कि 90% रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी अगर जीरो रेट सेल आधे टैक्सेबल सप्लाई से ज्यादा हो। मतलब यह है इस बात का कि लिखें 50,000 इज ग्रेटर देन 42250। समझ आ गया ना कंपैरिजन कैसे किया है? एग्जेम्प्ट सेल को नहीं लेना, एग्जेम्प्ट सेल को नहीं लेना। 50,000 इज ग्रेटर देन 42250। एग्रीड और नॉट? इधर देखें जरा, अगर इन दोनों का टोटल का आधा लेने के बाद जीरो रेट सेल बहुत ज्यादा हो तो भाई ये तो जीरो रेट सेल वाली बरादरी है, इस पे आप 90% रिस्ट्रिक्शन लगाएं ही ना, और ये जो 2957 हम माइनस करते थे ये पूरा माइनस कर दें। 90% restriction is not applicable as zero rate sale or more than 50% of all taxable sale। प्रैक्टिस करें, ऐसे नहीं बात समझ आनी। ये अगला सवाल है आपके सामने, इसमें तो जीरो रेट सेल है ही नहीं। अच्छा, ये अगला सवाल है आपके सामने। 10,000 10.0 12.5 को जमा करें। पेज 607 पे हूं मैं। 22.5 मैं पेज नंबर 607 पे। 22.5 का माय डियर ले आधा 11.25। अब इसको कंपेयर करें 10,000 से, तो जीरो रेट सेल कोई ज्यादा नहीं है, उल्टा ये काफी कम आ गई है। तो इस सवाल में हमने 90% रिस्ट्रिक्शन डन। भाई ये था कॉन्सेप्ट। अब आप मुझे कोई ऐसा सवाल अगर किसी की नजर से गुजरा हो जिसमें ये रिस्ट्रिक्शन लगी हो तो वो बता दे। 5 में भाई कह रहे हैं, अच्छा 5 में भी ऐसा है, गुड। 5 में करें जी सारे। कॉन्सेप्ट बताएं क्या है, किस सेल को नहीं देखना? 8 जमा 11 19। 19 का आधा, अगर 9.5 से 11 ज्यादा है तो 90% रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं। बस ये बात लिख लें, छोड़ें जी, खत्म हुई। पेज 606 पे आके लिखें, पहले ये नोट करें। शुक्रिया माय डियर, 23 स्टूडेंट्स आए हुए हैं। अगर 11 9.5 से ज्यादा है कौन सा 11 क्या है? जीरो रेट सेल। अगर 11 9.5 से ज्यादा है तो 90% रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं। तस्वीर खींच लें, 1 मिनट। तो 90% रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं। डन। आगे चलें जी। तो ये अगर आप इसके बाद देखेंगे मेरे ख्याल से किसी भी न्यूमेरिकल में नहीं है ऐसा। जैसे कोई भी आप न्यूमेरिकल उठा के देख लें, मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन नंबर, जैसे पेज 620 पे क्वेश्चन है, तो ये तो जीरो रेट सेल है ही 1 मिलियन, तो 18 जमा 1 19 करना। जीरो रेट सेल ही बहुत थोड़ी है, तो जीरो रेट सेल ही बहुत थोड़ी है। जब जीरो रेट सेल ही बहुत, तो क्या समझ आ गया ना? करना कैसे वैसे? 18 जमा 1, इन दोनों को जमा करके
और फिर कंपेयर करना है 1 से। तो जो जीरो डेट सेल ज्यादा कर रहा हो उस पर 90% की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगनी। क्लियर ऑनलाइन वाले हजरात? ओके, ऑनलाइन वाले हजरात क्लियर? कोई लिखते सी। अच्छा जी, अब आ जाए जी चैप्टर 8 में। वो जो हमारा मशहूर ज़माना एक एडजस्टमेंट रहती है। नहीं, एग्जाम से कंपेयर नहीं करना, एग्जाम को लेने नहीं जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा जी, पेज नंबर 138। माय डियर, एम्प्लॉयर ने डिफरेंट जो है ना फंड्स खोले होते हैं एम्प्लॉय के लिए। कभी प्रोविडेंट फंड में पैसे डाल रहा होता है, सैलरी के चैप्टर में पढ़ा था। कभी ग्रेचुटी फंड में पैसे डाल रहा होता है, कभी पेंशन फंड में पैसे डाल रहा होता है, कभी सुपरनेशन फंड में। प्रोविडेंट, ग्रेचुटी, सुपरनेशन, पेंशन, ये 4 नाम है। सुपरनेशन को इतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ में नहीं, नोट्स बिल्कुल नहीं भेजूंगा, जहरी बातें भेजूंगा ना, ये कैसे हो सकते हैं ना भेजे जाए। अच्छा, और ये स्क्रीनशॉट भी अटैच होगा इंशाल्लाह नोट्स में। आपने सैलरी के चैप्टर में पढ़ा था कि फंड रिकग्नाइज हो या अनरिकग्नाइज हो, उस बेस पे क्या करना है। आज हम ये डिस्कशन नहीं कर रहे कि फंड रिकग्नाइज है या अनरिकग्नाइज, तो एम्प्लॉय के एंगल से क्या करना है। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि फंड रिकग्नाइज है या अनरिकग्नाइज है, तो एम्प्लॉयर के एंगल से क्या करना है। अगर एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड और सुपरनेशन फंड को, अगर एम्प्लॉयर ने, अब्दुल्ला को मीटिंग जरा कंट्रोल करे जो बोले। पेज नंबर तो इसका 138 है, लेकिन अभी तो मैं डायग्राम करा रहा हूं। अगर एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड और सुपरनेशन फंड को करवा ले रिकॉग्नाइज, को क्या करवा ले, रिकॉग्नाइज करवा ले, तो प्रोविडेंट फंड फुली माइनस कर लें, जितना खर्चा हुआ है कोई मसला नहीं। और ये वाले फंड, इनमें हुकूमत ने कंजूसी की, हुकूमत ने कहा आधे माइनस कर लो, आधे माइनस ना करो। हालांकि लोगों ने चीखे चिल्लाए कि ये हमने फंड रिकग्नाइज कराए हुए हैं, फिर भी हुकूमत नहीं मानी। डन। और अगर आप जालिम हैं, आपने इन फंड्स को रिकग्नाइज ही नहीं कराया हुआ, अगर आपने इन फंड्स को तो फिर तो ऑल ऑफ 4 फंड्स ए फंड रिकग्नाइज्ड आर। लेकिन इस रूल में भी एक रिलैक्सेशन है। However, if effective arrangement for tax deduction made, then it is allowed. असल में जब इन फंड से आपको पैसे दिए जाते हैं ना रिटायरमेंट के टाइम पे, तो उस वक्त अगर एम्प्लॉयर ये कह देना कि मैं टैक्स काट लूंगा आपका। स्क्रीन कहां चली गई? शेयर कर लेते हैं जी, कोई मसला नहीं। शेयरिंग अब्दुल्ला से कहें मुझे होस्ट बनाए, वो स्क्रीन शेयरिंग की उसने फिर ऑप्शन ऑफ किया, को होस्ट बनाए। चलें छोड़ें, आप लोग मेरी बात सुनें। अगर प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड है तो रूल बताएं। नहीं, प्रोविडेंट फंड पूरा और बाकी तीनों फंड आधे अलाउड, आधे। और अगर ये फंड्स अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, अभी ज़बानी सुन लें मेरी बात, अगर ये फंड्स, तो फिर ऐसी सूरत में अगर इस पे एम्प्लॉयर कहता है कि मैं टैक्स काटने के अरेंजमेंट कर लूं, तो अलाउड। और अगर एम्प्लॉयर टैक्स काटने के अरेंजमेंट नहीं करता तो नॉट अलाउड। चलें जी, इसका न्यूमेरिकल करते हैं जैसे स्क्रीन जो है वो हमारी शेयर होती है। सो द थिंग इज वेरी वेरी इजी, बार बार याद करें। अगर रिकॉग्नाइज्ड है और प्रोविडेंट है तो पूरा अलाउड। और अगर रिकॉग्नाइज्ड है ग्रेचुटी, सुपरनेशन और वो हैं फिर पेंशन, तो और अगर अनरिकॉग्नाइज्ड हैं तो आप अगर टैक्स काटने के अरेंजमेंट करते हैं तो अलाउड, और अगर टैक्स काटने के अरेंजमेंट नहीं करते तो नॉट अलाउड। चलें जी, एक सवाल इस पे लिखते हैं। भाई उसको बुलाओ, क्यों इतना डिले आ रहा है। एक सवाल इस पे लिखते हैं
जिसको जो है वो फिर क्लियर करते हैं। अच्छा भाई ये बात सुने, ये जो आप न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं ना, तो न्यूमेरिकल में IFS IFB, जी मुझे पता है स्क्रीन नहीं आ रही, मैं इसी की तरफ आने लगा हूँ, अभी मैं इधर उधर की बातें इसलिए कर रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल में जो आप लिखते हैं ना IFB IFCG, इस तरह ना लिखा करें, वर्किंग के ऊपर भी पूरा नाम दिया करें, और जब फेस के ऊपर लेके जा रहे हो तब भी पूरा नाम दिया करें, और जब न्यूमेरिकल शुरू किया करें प्रॉपर बंदे का नाम लिखें, रिक्वायरमेंट पढ़ें नीचे कि आप टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं या क्या निकाल रहे हैं। जी अनरिकग्नाइज वाले केस में 50-50 कुछ नहीं है, मैं अभी दिखाता हूँ जी। रिकॉर्डिंग मिलेगी, ये 10 दफ़ा बता दिया, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके, क्या चीज़? हाँ आप लिख सकते हो सेल्स टैक्स पेएबल / रिफंडेबल, उसमें तो कोई मसला नहीं। अनरिकग्नाइज में पूरा अलाउ होगा, अगर आपने अरेंजमेंट कर लिए हैं टैक्स काटने के तो अनरिकग्नाइज में पूरा अलाउ हो जाएगा। आ रहा है? बुलाओ, पॉज कर दो जरा। तो मेरे भाई बात ये चल रही थी, अगर फंड्स रिकॉग तो प्रोविडेंट फंड है तो फुली अलाउड, और अगर पेंशन ग्रेचुटी और तो 50% अलाउड 50%, और अगर अनरिकग्नाइज फंड्स हैं तो अगर अरेंजमेंट किए हुए टैक्स काटने के तो अलाउड हैं, और अगर रिलैक्सेशन क्या है, अरेंजमेंट किए हुए तो अलाउड है, और अगर अरेंजमेंट तो नॉट अलाउड है। अच्छा जी, अब मैं ये क्वेश्चन करता हूं मिसाल के तौर पे, प्रॉफिट है मेरा 100 रुपया, अनरिकग्नाइज ग्रेचुटी फंड है, नो टैक्स डिडक्शन अरेंजमेंट। अच्छा अगर साइलेंट हुआ तो जो मर्जी अज्यूम कर लीजिएगा, साइलेंट हुआ तो जो मर्जी अज्यूम कर लीजिएगा, टैक्स कटने के अरेंजमेंट नहीं हुए हुए। अब जरा सोच के बताएं, अगर टैक्स कटने के अरेंजमेंट नहीं हुए हुए तो सजा देनी बनती है यार, क्या करें फिर? अलाउड कर दें, नॉट अलाउड कर दें? ऑल ऑफ 4 इफ अनरिकग्नाइज्ड और, अच्छा जी ये तो नॉट अलाउड हो गया ग्रेचुटी, डन। आगे चलें, बिस्मिल्लाह। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड नहीं, ऐसा तो नहीं होता आमतौर पे, बहरहाल ऐसा हो सकता है कि ग्रेचुटी रिकॉग्नाइज और वो अनरिकग्नाइज्ड हो, ऐसा हो सकता है। अच्छा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के साथ कोई शर्त नहीं है, डेट इज फुल्ली, तो बोले प्रॉफिट तक, भाई आप क्यों नहीं देख रहे इधर, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुका है नहीं हुआ? यार ये हो चुका है ना, ये अदर इंफॉर्मेशन है, तो प्रॉफिट है 100 रुपया, दीज एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड, ये तीनों माइनस हो चुके हैं। अच्छा आप बताएं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो माइनस हो चुका है, तो क्या करें? अब इसको इग्नोर कर दें, बस ठीक है। आगे चलें जी, रिकॉग्नाइज्ड पेंशन फंड है, क्या है? रिकॉग्नाइज्ड पेंशन फंड, क्या करें माय डियर? रिकॉग्नाइज्ड पेंशन फंड 50% अलाउ कर दें, 50% नॉट अलाउ कर दें, बताएं जी। 13 इंटू 50% 6.5, ये माइनस हो चुका था सही, इसलिए इसको दोबारा माइनस नहीं किया हमने, बस डैश डाल के एक नोट टाइप कर दिया। बता दें जवाब 116.5। अच्छा अगर सेल से चलते तो क्या करते? सेल तो अवेलेबल ही नहीं है सवाल में, तो छोड़ो प्रेफरेंस। अगर सेल से चलते तो क्या करते? अलाउड खर्चे माइनस करते, और प्रॉफिट से चलते हैं तो क्या करने हैं? नॉट अलाउड को ऐड करना है। नाउ इट्स क्लियर। इधर क्यों सजा दी है? अनरिकग्नाइज्ड है। इधर क्यों सजा नहीं दी? क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड है। इधर क्यों सजा आदि दी है? क्योंकि पेंशन इसका नाम है और रिकॉग्नाइज्ड है। अच्छा टैक्स काटने के अरेंजमेंट यहां नहीं देखने, वो सिर्फ कहां देखने हैं? अन रिकॉग्नाइज्ड में। डन। चलें जी अंग्रेजी पढ़ लें। Any contribution made by a person to a fund that is not a recognized provident fund, approved pension fund, approved superannuation fund, or approved gratuity fund. वॉइस इशू आ रहा है।
जी अब तो नहीं आना चाहिए वॉइस इशू, देखें अब आ रहा है, अब आ रही है वॉइस जी, शुक्रिया। नहीं आ रही तो फिर लिख कैसे रही है कि जी नहीं आ रही है या कट कट के आ रही है? आ रही है, शुक्रिया। अच्छा जी, नेक्स्ट, ये वो किसकी लिस्ट दे रहा है? नॉट अलाउड की। तो आप मुझे ये बताएं भाई, अब जिनको क्लियर नहीं आ रही वो ले लीजिएगा, वरना फिर ये बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगी डिस्कशन। अगर रिकॉग्नाइज्ड, अप्रूव्ड और अप्रूव्ड सुपरनेशन फंड और अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, अगर बोलें ये क्या है? बोले ना, नॉट रिकॉग्नाइज, तो डिसअलाउ। ये देखें यहां लिखा हुआ था, अनरिकॉग्नाइज तो बोले 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 डिसअलाउ। डन। अच्छा, लोगों की अब ये राय है कि ये भी पॉइंट ई की कंटिन्यूएशन में है एफ, और ये भी सिर्फ किसको डील करता है? अनरिकॉग्नाइज को। अनरिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट और अदर फंड, अनरिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट और अदर फंड। लेकिन बात किसकी हो रही है बताएं? अब ये लोगों की राय है, डिफरेंट भी किसी की हो सकती है। बोले अनरिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट अदर फंड एस्टैब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज इफ द पर्सन हैज, भाई आवाज नहीं आ रही तो छोड़ दे मीटिंग, आपको अभी अवेलेबल हो जाएगी। Unrecognized contribution to any provident other fund established for the benefit of employees if the person has not made arrangement to secure that tax will be deducted from any payments made by the fund। तो बता दें जी, अनरिकॉग्नाइज कब डिसअलाउ होगा? पॉइंट ई कहता है अनरिकॉग्नाइज डिसअलाउ होगा, और पॉइंट एफ कहता है तब डिसअलाउ होगा इफ द पर्सन हैज नॉट मेड अरेंजमेंट। मैं फिक्रा बार बार बोल रहा हूं, सुनिएगा। पॉइंट ई कहते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड नॉट अलाउड है, पॉइंट एफ कहते हैं तब नॉट अलाउड है जब अरेंजमेंट, भाई आवाज नहीं आ रही, मीटिंग लीव कर दें खुदा के लिए, मीटिंग अभी शेयर हो जाएगी जी। बोलें अनरिकॉग्नाइज्ड एज ए जनरल रूल नॉट अलाउड है, और नीचे वाले ने बताया कब नॉट अलाउड है? जब अरेंजमेंट ना करें, जब अरेंजमेंट। डन जी, ओके जी, मीटिंग लीव कर दें सारे, आपसे ऑनलाइन शेयर हो जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन? आप बड़े बताएं पॉइंट ई का क्या मतलब है? बोलें बोलें अनरिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, ये लिस्ट किसकी है? ऊपर लिखा हुआ ना पहली लाइन में, फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी। तो अनरिकॉग्नाइज्ड बोलें क्या है? समझ आ गई? अच्छा, अनरिकॉग्नाइज्ड नॉट अलाउड कब है? तो कंट्रीब्यूशन टू एनी से मुराद यहां लोगों की राय है कि अनरिकॉग्नाइज्ड मुराद है कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट अदर फंड एस्टैब्लिश्ड फॉर बेनिफिट इफ द बिजनेसमैन हैज नॉट मेड अरेंजमेंट। पर्सन कौन है? बिजनेस। भाई पोर्टल पे होगा, अपलोड होगा। अच्छा, if not made arrangement to secure that tax will be deducted from the payment made by the fund। अरेंजमेंट क्या होते हैं टैक्स काटने के? अरेंजमेंट ये होते हैं कि एम्प्लॉयर बता दे यार जब एम्प्लॉय जाने लगेगा नौकरी छोड़ के, जो भी उसका टैक्स, जैसे सैलरी पे टैक्स काटता है तो जो भी उसका टैक्स होगा मैं काटूंगा। तो अगर ये अरेंजमेंट कर लें तो फिर आप माइनस करने की इजाजत है, ना करें तो नहीं है। अब कौन से बच गए? रिकॉग्नाइज्ड। तो अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड कितना अलाउड है? अप्रूव्ड है, हालांकि अप्रूव्ड पेंशन फंड कितना अलाउड है? अप्रूव्ड सुपरनेशन फंड कितना अलाउड है? अब इसकी रोशनी में लोगों ने यह रूल निकाला है कि अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड के का लफ्ज उसने नहीं लिखा, इसलिए वो बोले 100% अलाउड है। तो ये बात इसकी रोशनी में निकली है। बहरहाल किसी और की कोई और राय भी हो सकती है, ये मोटी मोटी राय है। डन जी, तो नॉट एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन जिसमें आई पे ज्यादा इख्तलाफ होता है, बच्चे कई दफा पूछता भी नहीं आई। तो एन अमाउंट एक्सीडिंग 50% ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय पर्सन टू एन अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, अप्रूव्ड पेंशन फंड और अप्रूव्ड सुपरनेशन फंड।
अच्छा जी, मेन बात तो वही हो गई, अप्रूव्ड प्रोविडेंट अलाउड, अप्रूव्ड पेंशन ग्रेचुटी सुपरनेशन आधा आधा अलाउड, अनरिकॉग्नाइज्ड नॉट अलाउड। लेकिन अगर अरेंजमेंट हो गए हैं तो ये न्यूमेरिकल हो जाएगा, समझ आ गया? ओके। नॉट रिकॉग्नाइज्ड और बोलें नॉट अलाउड, लेकिन कहते हैं नॉट रिकॉग्नाइज्ड तब नॉट अलाउ होंगे जब अरेंजमेंट नहीं हुए। आई डोंट गेट इट, आप लोगों ने, आपने पूरी डिस्कशन सुनी है? आई डोंट गेट इट जिन्होंने लिखा है। अच्छा जी, और इसके बाद मैं रात को मीटिंग कर लूंगा, उसमें पूछ लीजिएगा। इसके बाद ये वाले आधे अलाउड हैं और आधे नॉट अलाउड। डन। अच्छा जी, अच्छा इस चैप्टर में ना एक बात याद रखिएगा जी, अब आप रिस्पॉन्ड नहीं करे जब मैंने सवाल पूछा है। हर न्यूमेरिकल को ना मैंने जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल दिए हैं, कुछ को सेल से चले हैं, कुछ प्रॉफिट से चले हैं, तो आपने भी जब इसकी रिवीजन करनी है ना, तो सेल और प्रॉफिट दोनों से चल के देखना है। जैसे पेज 137 में भी आपको शो कर रहा हूँ, सेल से भी चले हैं, प्रॉफिट से भी चले हैं, तो सेल प्रॉफिट दोनों से चल के देखें, ताकि किसी भी एतबार से आ जाए तो आपका जरा पक्का हो काम। डन। ओके, आखिरी बात जी, नाउ माय डियर कम ऑन, इनकम फ्रॉम चैप्टर नंबर, अच्छा यार एक धमाका सा है, वो अब सुन लें। अब पता नहीं आई कैप से पूछा तो है, अब उसने कहा है कि जाने दो, वैसे ही आइए। फिर हमने एक रूल पढ़ा था कि पाकिस्तान का लॉस फॉरेन के अगेंस्ट माइनस नहीं हो सकता, और फॉरेन का लॉस पाकिस्तान के अगेंस्ट माइनस। अच्छा, ये आज वाली बातें याद रहेंगी। एक तो 90% रिस्ट्रिक्शन वाली बात कर दी, नंबर 2 हमने ये EEA और F वाली बात कर दी। इसके बाद रेलेटिव की डेफिनेशन डिस्कस, स्टार्ट फ्रॉम सेल एंड प्रॉफिट की डिस्कशन कर ली। हमने ये क्लास में पढ़ा था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट फॉरेन लॉस माइनस नहीं हो सकता, और फॉरेन के अगेंस्ट पाकिस्तान का लॉस माइनस नहीं हो सकता। इसमें आईकैप कहते हैं नहीं, थोड़ी सी डिफरेंट राय है उसकी। अब राय लोगों की डिफरेंट हो सकती है, बेहतर है आईकैप को चले फॉलो करें। इसमें वो कहते हैं यार ऐसा कर लो कि फॉरेन लॉस को माइनस ना करो पाकिस्तान में से, लेकिन बोलें पाकिस्तान लॉस को माइनस कर लो फॉरेन में से। अच्छा, अब इसको याद करने का तरीका सुन लें। ऐसे अजीब सा तरीका, आपको बात बहुत बुरी लगेगी लेकिन इंशाल्लाह याद रहेगी। बाहर वाले प्रॉफिट्स पाकिस्तान को खा लें, खाने दो पाकिस्तान को, लोग खाते हैं, खाएं पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉफिट बाहर के लॉसेस को खाए तो पाकिस्तान वाले बाहर को खाए, कहता है ये मुझे पसंद नहीं। बात अजीब सी, लेकिन याद रहेगी। जल्दी बोलें, याद रहेगी? नहीं याद रहेगी? दोबारा सुन लो। पाकिस्तान का प्रॉफिट बाहर के लॉसेस को खा ले, ना खाओ, बाहर वालों को क्या खाना पाकिस्तानियों ने। लेकिन अगर बाहर वाले आके पाकिस्तान के लॉस को खाने की कोशिश करें, खा लें। अब आपको कुछ समझ आई? चलें इसका सवाल करें। क्वेश्चन नंबर 1, फॉरेन लॉस इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट पाकिस्तान सोर्स इनकम, यानी पाकिस्तान के प्रॉफिट में से बाहर का लॉस माइनस, पाकिस्तान के प्लस ने बाहर वाले माइनस को नहीं खाना, लेकिन बाहर वाले प्लस ने पाकिस्तान वाले लॉस को खा लेना है। चलें जी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आई बाहर के मुल्क में 70 की, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आई पाकिस्तान में 35 की, 40 की। बताएं जी, क्या इसको खाया जा सकता है? बाहर वाले पाकिस्तान को खा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले बाहर को नहीं खा सकते। जी लिखें भाई। डन हो गया? अच्छा, क्वेश्चन 2,
कौन किसको खा सकता है? बाहर वाले प्रॉफिट्स, समझ से बाहर से कोई नेपाली आए हैं, वो बाहर से कोई जो है वो आए हैं, क्या कहते हैं, काले आए हैं, वो ऐसे पाकिस्तानियों को ऐसे ऐसे प्यार से खा रहे हैं, ऐसे हल्का सा खा नहीं रहे, मतलब ऐसे समझ लें बस। तो बाहर के प्रॉफिट्स पाकिस्तान वालों को, लेकिन पाकिस्तान वाले ओके। सिमिलरली इनकम फ्रॉम बिजनेस, फॉरेन सोर्स इनकम, चलें पाकिस्तान सोर्स इनकम 30, इनकम फ्रॉम बिजनेस, फॉरेन सोर्स इनकम, जी बताएं भाई, क्या ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते? नहीं खा सकते। तो क्या करेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस पाकिस्तान सोर्स कितना? 30, और कैरी फॉरवर्ड फॉरेन सोर्स लॉस तो आपको पता है 6 सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। जी शुक्रिया जो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अच्छा, अब एक जगह किताब में लिखा हुआ था एक सवाल के सॉल्यूशन में कि वाइस वर्सा है, लेकिन वाइस वर्सा नहीं है, बस अब ये हो गया फॉरेन लॉस को माइनस कर सकते हैं पाकिस्तान में से, लेकिन पाकिस्तान लॉस को पाकिस्तान फॉरेन लॉस को माइनस नहीं कर सकते पाकिस्तान में से, और पाकिस्तान लॉस को माइनस कर सकते हैं फॉरेन में से। डन। अच्छा जी, अगर मैं कहता हूं मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है बाहर के मुल्क में 50, और लेकिन सेम हेड का ही होगा ना ऑब्वियसली, ये बात तो इंप्लाइड है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है पाकिस्तान में 40, और इनकम फ्रॉम बिजनेस है पाकिस्तान में 10, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है बाहर के मुल्क में 30। बताएं जी, अब क्या करें? कौन किसको खा सकता है पहले ये डिसाइड कर लें। बाहर वाले हमें खा सकते हैं, लेकिन हम बाहर वालों को नहीं खा सकते। जरा सोचें कैसे बनेगा सॉल्यूशन। कौन किसको खाएगा? बाहर वाले बिजनेस, बोले बोले बाहर वाले बिजनेस, इस तरह फिक्रा याद कर लेना, हो जाएगा। बाहर वाले बिजनेस पाकिस्तान वाले बिजनेस को खा सकते हैं, तो खिलाएं। डन। लेकिन सेम हेड में से ही होगा, लेकिन पाकिस्तान वाली अवाम जाके किसी को इधर इधर उधर खा ले, नहीं, इसकी इजाजत। तो फिर क्या करें? इसको 44 को ऐसे लिखते हैं, जवाब 84। कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो हर हेड 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है ना, इसमें तो कोई मसला नहीं। तो ये 3 एग्जांपल्स नोट कर लेंगे। अच्छा, अब एक पास पेपर आपसे सॉल्यूशन शेयर किया था लेटेस्ट टाइम का, ऑटम 2024 का, जब वो, तो उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें माइनस कर लीजिएगा, फिर एक ही जगह था बस। डन। और ये 10 रुपये क्या है? और ये 44 रुपये। अदर सोर्स मेरे भाई डेड होता है पाकिस्तान वाला, खुदा का खौफ करो, वो पुराने रूल ना छेड़ना। जी माय डियर, आपको क्लियर हो गया? अब ये 3 एग्जांपल्स बार बार कर लेंगे। डन। तो अगर पाकिस्तान और फॉरेन इकट्ठे आ जाएं, अच्छा अब ये सवाल देखें, जैसे चैप्टर नंबर हमारा कौन सा था लॉसेस का? 14। अब इसमें देखें
सवाल के एक सवाल है पास पेपर का क्वेश्चन 9, लेकिन वो मुझे सही कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसमें पाकिस्तान में इनकम आ रही है, ये बाहर वालों को नहीं खा सकते, इसलिए नॉर्मल तरीके से सवाल हमने सॉल्व किया था, कोई मसला नहीं। पाकिस्तान वाले बाहर वालों को नहीं खा सकते, लिख लें क्वेश्चन 9। पाकिस्तान इनकम थी इसलिए बाहर वाली किस कोई माइनस नहीं हुई थी। पेज नंबर 320, पेज 320। पाकिस्तान वाला 2500 था पॉजिटिव, इसलिए बाहर वाला कोई माइनस नहीं किया। क्या? बस इसको अच्छी और बुरी का लफ्ज़ ना बोलो, जिस तरह मैंने ये कराया उस तरह कर लो ना। अगर पाकिस्तान फौरन आ जाए, वैसे तो पाकिस्तान फौरन ज्यादा मिक्स आते नहीं पेपर में, लेकिन बस ये याद रखना पाकिस्तान वाले में से ये इसी तरह ये भी सवाल था। इधर भी लाहौर में क्या आ रहा था? प्रॉफिट। लाहौर में क्या आ रहा था? प्रॉफिट। तो और इधर पाकिस्तान में क्या आ रहा था? प्रॉफिट। तो जब पाकिस्तान में प्रॉफिट आए, बाहर के लॉसेस माइनस, बस ये लिख लें, पाकिस्तान के प्रॉफिट में से बाहर के लॉसेस माइनस नहीं कर सकते। पाकिस्तान के प्रॉफिट में से बाहर के लॉसेस माइनस नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें 10-15 मिनट मैंने आपके पास पेपर की डिस्कशन करनी है, छोटी सी, कुछ बच्चों के स्क्रिप्ट सामने रख के, वो मैं फिर नमाज के बाद करता हूं, ठीक है? लेकिन बोले बाहर वाले प्रॉफिट्स में से पाकिस्तान के लॉसेस माइनस कर सकते हैं, लिख लें। लेकिन बाहर वाले लॉसेस में से पाकिस्तान के प्रॉफिट्स माइनस कर सकते हैं। ये एक पास पेपर का सवाल भी मैं दिखा दूंगा ऑटम 24 का। भाई पॉज कर दो जरा। अच्छा जी, तो माय डियर बात ये चल रही है कि पाकिस्तान के प्रॉफिट्स बाहर के लॉसेस को नहीं खा सकते। पाकिस्तान के प्रॉफिट्स बाहर के लॉसेस को नहीं खा सकते। इसकी जरा आप एग्जांपल्स देखते रहिएगा। जैसे पेज 320 पे, वैसे तो उसने यहाँ ना नेचर नहीं बताई कि ये क्या है, पाकिस्तान का प्रॉफिट यानी किस हेड का है, लेकिन फ़र्ज़ कर लें चले बिजनेस का है, मिसाल दे रहा हूँ। तो पाकिस्तान का प्रॉफिट क्या बाहर के लॉस को खा सकता है या नहीं खा सकता? इसलिए ये न्यूमेरिकल हमने नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया था। डन डन। कोई एक आधे नंबर का मसला है, कोई इतनी बड़ा टेक्निकल पॉइंट नहीं है जो हम आखिरी दिन कर रहे हैं, ये भी परेशान ना हो। पाकिस्तान का प्रॉफिट बाहर के लॉस को नहीं खा सकता। आगे चलते हैं। नीचे वाले सवाल में तो पाकिस्तान का भी प्रॉफिट है, बाहर का भी 40 - 3 पेरिस बर्लिन नेट किया था, 13 का प्रॉफिट आ रहा था। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर पाकिस्तान का प्रॉफिट होता और बाहर का लॉस होता, मिसाल के तौर पे पेरिस बर्लिन का मिला के 1 रुपया लॉस होता, तो पाकिस्तान का प्रॉफिट बाहर के लॉस को नहीं खा सकता। पाकिस्तान का प्रॉफिट बाहर के लॉस को नहीं खा सकता। एक सवाल मैं आपको दिखाता हूं एओपी के चैप्टर में, पेज नंबर 298। ये देखें माय डियर, पेज नंबर 298 पे जो सवाल था उसमें दुबई में प्रॉफिट आ रहा था और तेहरान में लॉस आ रहा था। तो हमने पढ़ा था, अच्छा हमारी पूरी किताब में कोई सोल्यूशन अल्लाह का शुक्र है गलत नहीं है, सिवाय किसी सवाल के जवाब में हमने वाइस वर्सा लिखा हुआ है, वो आप बात छोड़ दें, बाकी हमारी पूरी किताब में कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, एक पास पेपर के सवाल में मसला है जो 2 अटेम्प्ट्स का आपसे शेयर किया था, वो मैं भी दिखा देता हूं। इस सवाल में देखें, पाकिस्तान, दुबई और तेहरान तो दोनों बाहर हैं, तो जब दुबई और तेहरान को नेट किया था तो जवाब क्या आया था? पाकिस्तान का प्रॉफिट। इस सवाल में टैक्सेबल भी प्रॉफिट ही आया था, काउंटिंग प्रॉफिट तो आपको पता देखना नहीं होता, लेकिन टैक्सेबल भी प्रॉफिट ही आया था। पाकिस्तान का प्रॉफिट, जैसे उधर 2500 भी दिखाया था, पाकिस्तान का प्रॉफिट इस लॉस को खा सकता है नहीं खा सकता? पाकिस्तान का प्रॉफिट इस लॉस को नहीं खा सकता, इसलिए इस लॉस को हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया था और पाकिस्तान के प्रॉफिट से लॉस माइनस। तो 3 मैंने आपको एग्जांपल्स देनी है, पाकिस्तान के प्रॉफिट में से हमने बाहर के लॉस को माइनस। तो बोले बार बार अंदर बिठा लें बात को, पाकिस्तान का प्रॉफिट
बाहर वालों को जाके नहीं खा सकता। लेकिन वाहिद आई कैप की हिस्ट्री में सवाल टेस्ट हुआ, वो सवाल है ऑटम वाला, जिसमें बाहर का प्रॉफिट, बाहर का प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम फॉरेन स्पेक्यूलेशन बिजनेस अमाउंटिंग टू 2500, बाहर का प्रॉफिट पाकिस्तान के लॉस को खा सकता है, चाहे वो 6 साल पुराना ही क्यों ना हो, चाहे इस साल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले बोले बार बार, पाकिस्तान का बाहर का पाकिस्तान के लॉस को, यानी एक अजीब सी मिसाल दी थी, बाहर से आके पाकिस्तान को लोग खा जाए तो उसकी इजाजत है। तो इसमें बस आप 2500 में से 2700 माइनस कर दीजिएगा। हमने सॉल्यूशन में सिर्फ 2500 ऐड किया हुआ था, 2700 नीचे कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था। डन। तो लिख लें, ऑटम 24 के क्वेश्चन 5 में 2500 में से 2700 माइनस करेंगे, ठीक है जी। अब मैंने आपको बता दिया था, आपकी 2 जूम मीटिंग्स अगली सर सलमान करेंगे मंडे और मंडे को। फिर 1 मार्च तक अपने सवाल इकट्ठे कर लें, 1 मार्च को भी मीटिंग कर लेंगे और उस दिन अगला भी दिन को डिसाइड कर लेंगे जिस दिन आप लोगों ने मीटिंग करनी हुई। तो अब आप हजरात ऐसा करें माय डियर, बस आपके 2-3 मिनट लेते हैं, फिर आपको फ्री कर रहे हैं। ये देखें, अब कुछ बच्चे ना पेपर सॉल्व कर रहे हैं इस अजीब तरीके से। वन ईयर फ्रॉम द ईयर इन विच कोर्ट डिसाइडेड। अब कुछ जगहों पे लिखा होता है 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। अब जो वो लिखा हो एज इट इज लिख के आना है, और अगर 1 ईयर इन द ईयर इन विच कोर्ट है उसका लिख के आना है। मुझे नहीं पता अभी ये क्या सवाल है और उसका सोल्यूशन सही है या गलत है, लेकिन ये बात याद रखिएगा, कुछ डेट्स में वहां से गिनना होता है और कुछ डेट में फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। तो जो लफ्ज लिख के आए वो लिख के आना है, अपनी तरफ से कोई लफ्ज लिख के नहीं आना। जहां उस डेट से गिनना है वहां उस डेट का लिख के आना है, और जहां ईयर एंड से गिनना शुरू करना है वहां से ईयर एंड का लिख के आना है। अच्छा, मैंने निशान लगाए हुए हैं, ये देखें ना, वर्किंग IFB, नो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, और मिलियन नहीं, रुपीज इन मिलियन लिखें प्रॉपर कि ये रुपीज इन मिलियन है। एक सफ़े पे एक दफ़ा ऊपर लिख दिया रुपीज इन मिलियन तो वो भी अनफ हो जाता है, वो चल जाता है। हाँ, ये तो न्यूमेरिकल के फेस पे देखें कितना जुल्म कर रहे हैं। IFB। अब एक न्यूमेरिकल आया था, किस उसमें लिखा हुआ था सेल से स्टार्ट करना है। अब इन्होंने जानबूझ के प्रॉफिट से स्टार्ट किया, हालांकि सवाल में लिखा हुआ था सेल से स्टार्ट करना है। ऐसे ही कभी किसी का न्यूमेरिकल आया था कोई, तो इन्होंने देखें पूरा न्यूमेरिकल या IFS IFB न्यूमेरिकल का फेस ही सारा इस तरह बना दिया। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड भी नहीं लिखा, इनकम टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम सवाल में मांगी हुई थी, एंड टैक्स दे रहा हूँ। तो जो चीज़ सवाल में मांगी और रिक्वायरमेंट में उसको ऊपर लिख के आया करें। बाकी थ्योरी के सवालों में आप सिनेरियो बेस सवालों में सिनेरियो और जवाब को, सिनेरियो और लॉ की लैंग्वेज को साथ साथ भी चला सकते हैं, इसकी भी इजाज़त है।
इसकी भी इजाज़त है, अगर सिनेरियो बेस में 2-3 ऑप्शंस हो तो पहले लॉ की प्रोविजन ऊपर लिख दी एक दफ़ा, जैसे 3-4 कोई एडजस्टमेंट्स हैं तो एक दफ़ा लॉ की प्रोविजन ऊपर लिख दी, फिर हर एक में बता दिया कौन कौन सी शर्त पूरी हो रही है, कौन कौन सी शर्त वायलेट हो रही है। बड़े कमाल जो है ना थ्योरी के सवाल डाले गए हैं मॉक में, आपको पता चल जाएगा आपकी थ्योरी की तैयारी कैसी है, बड़े सोच समझ वाले सवाल हैं। तो लेकिन किसी भी तरह से कोई भी मॉक दे के कुछ दे के डीमोटिवेट आपने किसी भी चीज़ से नहीं होना। इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे मार्क्स उसमें से मिल जाएंगे। आधे नंबर तो इंशाल्लाह उसमें रखे गए हैं, आई कैप भी आधे नंबर रखता है, तो आधे नंबर उसमें रखे गए हैं। अच्छा, इररिलेवेंट आंसर प्रोड्यूस नहीं करने, जो चीज़ मांगी नहीं। अब वो ऑब्वियसली अब आप करेंगे हमें तो पता नहीं चलेगा कि हम इररिलेवेंट दे रहे हैं, लेकिन टू द पॉइंट बात करनी है, जितनी पूछी है उतनी। और हर चैप्टर के शुरू में जो सेक्शंस दिए हुए ना, उनके नेम ज़रा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ताकि उनके नेम्स के अंदर जो है वो मसला ना आए आपको। ये देखें कितने खूबसूरत बच्चे सब करते हैं, कई कमाल। ये एक बच्चा था कमाल, बड़ा, ये देखिए कैसे खूबसूरत याद किया हुआ है सब कुछ। और अच्छा, in case of sale and hire purchase agreement, the time of supply will be the time at which the agreement is entered into. Since in November the agreement, hire purchase में आपको पता है ना, उस वक्त सेल रिकॉर्ड होती है जिस वक्त जो है वो एग्रीमेंट हो। सिंस द नवंबर दोज द एग्रीमेंट परचेज ऑफ इज एक्वायर्ड, सो द हायर परचेज ऑफ सेल शेल बी द मंथ ऑफ नवंबर। अब पूरे लॉ की प्रोविजन लिखी है, उसने नीचे आगे कंक्लूजन लिखा है, तो बड़ा खूबसूरत तरीके से लोगों ने चीज़ें याद की होती हैं। Since the dish was made available to buyers, since the goods were made available in September and when delivered in January, so the time of supply will be the time when the goods are made available to the recipient of supply. So it is September 2022। तो प्रॉपर तरीके से लॉ की प्रोविजन भी है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि लोग याद नहीं करते, लोगों से याद नहीं होता, लोगों से याद होता है और लोग याद करके लिख के भी आते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग भी लिख के आएंगे। बाकी बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिवीजन की है, बहुत ज़्यादा सवाल किए, इतने सवाल तो किसी बैच में नहीं कराए गए। तो इंशाल्लाह आप लोग पास होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन शर्त यह है कि इन आखिरी दिनों को ज़रा इफेक्टिवली यूटिलाइज़ कर लें। ठीक है जी, इंशाल्लाह अब 2 मीटिंग सर सलमान करेंगे, यकम को इंशाल्लाह हम मिलते हैं, अगर आपकी कोई जूम मीटिंग में सवाल है तो। ठीक है, उसके बाद भी कर लेंगे जब आप कहेंगे, जिस दिन आप कहेंगे इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है, क्लोज कर दो।